दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। अभय सर नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि G20 के शोर में यह बात थोड़ी पीछे रह गई राष्ट्रीय मीडिया में कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वो महिलाओं को या गृहिणियों को या सभी परिवारों को 400 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। तो क्या ऐसा करके जो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है वो उससे खुद को निकाल पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, हर सत्तारूढ़ नेता अ, सरकार विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। वो चुनाव से पहले अपने खजाने खोल देता है। दूसरे राज्यों में भी यही हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक कार्यकाल की नहीं, बल्कि कम से कम 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। जब कोई भी नेता इतने दिनों तक सत्ता में रह जाता है, कोई पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रहती है, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी होने के साथ-साथ एक तरह की उसके प्रति जनता में थकान भी हो जाती है। और जनता में लोग सोचने लगते हैं कि अब भाई इनको बहुत मौका दे दिया, अब किसी दूसरे को मौका दिया जाए। तो उस एंटी इनकम्बेंसी की प्रकृति अलग तरह की होती है। राजस्थान में तो ये है कि हर बार एक मुख्यमंत्री बदल जाता है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है। बीच में थोड़े दिनों के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और तो पिछले चुनाव में भी देखिए शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं जीत पाए थे और कांग्रेस कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस बार बहुत कड़ी परीक्षा है शिवराज सिंह चौहान की। वो अपने आप को मामा जी के रूप में पेश करते हैं। यानी वो मामा जी कौन हुए? मामा जी हुए जो आपकी माँ के भाई हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो स्त्री वोटरों को विशेष रूप से स्पर्श करना चाहते हैं। और भाजपा के पक्ष में पहले ही से महिला वोटर होते हैं। सारे देश में ये एक तरह का रुझान है। और अगर शिवराज सिंह चौहान अभी गैस का जो आपने कदम उठाया वो भी इसी तरफ इशारा करता है। अगर शिवराज सिंह चौहान महिला वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से वो कम से कम अपने खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी को 50% तो कम कर ही देंगे। क्योंकि अगर माना जाए कि 2 वोटों में से 1 वोट महिला का वोट है और वो महिला का वोट अगर शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है तो वो भूल भी सकता है कि ये 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और किसी दूसरे को मौका दिया जाए। तो एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है और उस कदम के उनको फायदे ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता है। वो फायदा कितना होगा और एंटी इनकम्बेंसी को वो कितना कम कर पाएंगे, ये अलग चर्चा का विषय है और इसका हमारे पास कोई बैरोमीटर भी नहीं है। ये नापने का हमारे पास कोई बैरोमीटर भी नहीं है कि इससे एंटी इनकम्बेंसी कितनी कम होगी। लेकिन जैसे आप पहले भी कहते रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी को रोकने का मॉडल शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखता है और उसमें शायद अलग-अलग समूहों को खुश करने की बात भी होती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की खुद की पार्टी के कई पुराने नेता जैसे उमा भारती हों या सुमित्रा महाजन हों, वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या वो उनके सामने ज़्यादा विकट चुनौती है इस चुनाव में? देखिए जो ममता बनर्जी ने करके दिखाया था जरा उसके ऊपर 1 मिनट के लिए गौर कर लें। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की प्रकृति ये थी कि जनता ममता बनर्जी से नाराज नहीं थी, लेकिन जनता उनकी पार्टी के स्थानीय उन नेताओं से नाराज थी जो कि जनता से पैसे ऐंठ रहे थे, एक तरह से उगाही कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे। और ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के बाद उससे समझा और सबसे पहले डायमंड हार्बर में उनकी पार्टी का जो नेता था उन्होंने पता लगाया कि इसने लोगों से कितने पैसे उगाए हैं। जब उन्हें पता लग गया तो उन्होंने नेता को डांटा और उससे कहा कि लोगों के पैसे वापस करें। तो लोगों के पैसे वापस कराने के लिए एक कार्यक्रम किया गया और लाइन लगाकर जिन लोगों से उसने पैसे वसूले थे
वो पैसे उसने वापस कर दिए। इसकी खबर पूरे बंगाल में फैल गई और जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम होने लगे। उससे क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जो नाराजगी थी, वो नाराजगी बहुत ही कम हो गई। ममता बनर्जी से कोई नाराज नहीं था। यहाँ तक ममता बनर्जी तो उनके पार्टी के लोग और उनके समर्थन हजार खुशी था। जैसे ही वो नाराजगी दूर हुई, उसके बाद तो ममता बनर्जी ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, जिसको नरेंद्र मोदी रेवड़ी कहते हैं, ममता बनर्जी इस तरह लेकर, ममता बनर्जी का भी अपना एक रेवड़ी तंत्र था जो उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया था विधानसभा चुनाव से पहले। तो वो असरदार साबित हुआ। फिर उन्होंने नारा दिया, खेला होवे, और उस पूरे नारे में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती थी, बड़ी जबरदस्त चुनौती देखने में लग रही थी, लेकिन वो जबरदस्त चुनौती बहुत बुरी तरीके से परास्त हुई। यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मुख्यमंत्री के भी खिलाफ है और पार्टी के भी खिलाफ है। दोनों तरह से एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा, शिवराज सिंह, कार्यकर्ताओं नहीं, मैं समझता हूं कि नेताओं का एक बड़ा, कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक बड़ा हिस्सा शिवराज सिंह से खुश नहीं है। और इस बात की खबरें आला कमान को भी मिल रही हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। आला कमान ने सबसे कहा है कि भाई कार्यकर्ताओं को खुश करें। उसके बाद माधवराव सिंधिया है। माधवराव सिंधिया के प्रभाव के जो इलाके हैं, उन पूरे प्रभाव के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह का माहौल है, क्योंकि वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि माधवराव के समर्थक जो अभी तक कांग्रेस में थे, उनको प्रमुखता दी जा रही है। और और माधवराव के समर्थक इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि माधवराव को प्रमुखता नहीं दी जा रही है, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, ये शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। तो इस तरह से एक तरह ऊपर एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति है कुछ इलाकों में तो मध्य प्रदेश के। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शर्तिया चुनाव वहां पर हार जाएगी, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जड़ें बहुत गहरी हैं, उसके पास कार्यकर्ताओं का अच्छी खासी संख्या है और उनका बहुत प्रसार है। और मध्य प्रदेश जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही उर्वर जगह रहा है राजनीतिक रूप से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से चुनाव हराना कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगभग वही खेल खेल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खेलती है। तो तीर तुक्के पे तुक्का, तुरुप पे तुरुप मारी जा रही है, बिल्कुल इस तरह का खेल है। ये खेल कौन सा, दल बदल कराने वाला? आपका इशारा दल बदल की तरफ? नहीं, दल बदल कराने वाला नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए हिंदू कार्ड खेलने वाला, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो उसकी महारत रखती ही है। कांग्रेस ने भी बिल्कुल उसी शैली में सारा काम शुरू कर दिया है। अब जो बाबा बागेश्वर है, उसको जो धर्मगुरु हैं, उनको पहले लगता था कि बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो लगता है कि वो दोनों को अपने एक एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। और जो माधवराव सिंधिया के कुछ लोग जो कि कांग्रेस से उनके साथ भाजपा में गए थे, उसमें कुछ लोगों ने घर वापसी कर ली है, वो कांग्रेस में वापस लौट आए। पर जो आज राहुल गांधी हैं, उन्होंने पेरिस में ये बयान दिया कि मैंने एक तरीके से, उन्होंने खुद को एक धार्मिक हिंदू और हिंदू ग्रंथों के अध्ययन करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ा है। और आगे उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू धर्म की बात करती है, उसका वहाँ कहीं उल्लेख नहीं है। कमलनाथ भी लगातार यह कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया, कि वो अपने आप को एक समर्पित हिंदू नेता के रूप में प्रस्तुत करें। तो क्या ऐसे में जो सनातन धर्म को लेकर जो प्रमुख नेता हैं, डीएमके के जो नेता हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनके बयानों को लेकर कांग्रेस के सामने एक असमंजस की स्थिति आ गई है और उसमें दिग्विजय सिंह की छवि का भी आता है, जो ज्यादा मुस्लिम के रूप में होती है। उस सिलसिले में कैसे कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति इसलिए नहीं है कि वो कांग्रेस सनातन धर्म पर जो हमला हुआ है उसका जवाब नहीं दे सकती या खुद दावा नहीं कर सकती कि वो सबसे ज्यादा सनातनी है। दिक्कत की बात यह है कि जो एक तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, जो INDIA की एक प्रमुख सदस्य है, उसकी तरफ से ये बात कही गई है। और फिर उसके असर में हुआ ये है कि समाजवादी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल पड़े और उधर जगदानंद सिंह भी बोल पड़े बिहार में। तो ये जो एक तरह की संक्रामक बीमारी की तरह ये जो बात फैली, इसकी वजह से कांग्रेस, जो कि INDIA मोर्चे की एंकर पार्टी है, उसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। और जहां तक राहुल गांधी का ये कहना है कि मैंने उपनिषदों को पढ़ा है और
भारतीय जनता पार्टी उस तरह की हिंदू नहीं है जिस हिंदू धर्म का वहां जिक्र है। तो ये बात तो राहुल गांधी की बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी एक आधुनिकतावादी जो हिंदू धर्म है, जिसमें हिंदुओं को एक राजनीतिक अस्मिता के तौर पर, राजनीतिक पहचान के तौर पर अपने आप को हिंदुओं से आह्वान किया जाता है कि वो एक संगठित राजनीतिक अस्मिता के तौर पर अपने आप को पेश करें और उसी तरीके से वो आक्रामक हों और अपने से अलग पहचानों के प्रति असहिष्णु हो जाएं। ये हिंदू धर्म की परंपरा नहीं रही है कभी भी। ये बात सही है कि हिंदू चेतना 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी से ही जो मुसलमानों का जो राजनीतिक मुसलमानों के पास जो राजनीतिक सत्ता थी, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू चेतना धीरे धीरे विकसित होती रही है। लेकिन उसको इस रूप में लाने का श्रेय सावरकर से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम हिंदूवादी नेताओं को जाता है। और अब उन्होंने हिंदू चेतना को इस प्रकार का कर दिया है कि वो प्रतिक्रिया मूलक हो गई है। वो दरअसल अपने आप को एक तरह से मुस्लिम सांचे में ढालकर पेश कर रही है, इस्लामिक सांचे में ढालकर पेश कर रही है। अब जैसे आपको अक्सर ये बात कहते हुए मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कि अयोध्या हमारा वेटिकन है? वो मक्का ने इसलिए नहीं कहते अयोध्या को क्योंकि मुसलमानों से सीधी टक्कर महसूस करते हैं, लेकिन वेटिकन कहने में उन्हें कोई बात वही है कि वेटिकन और मक्का जैसा हिंदुओं का भी कोई तीर्थ स्थल होना चाहिए। तो उस लिहाज से वो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसको वो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारा वेटिकन तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार की बात जब कही जाती है, तब ऐसा लगता है कि जो अब्राहमी परंपरा है, इसमें इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म आता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू गोलबंदी है, वो गोलबंदी हिंदुओं को इस रूप में ढालने की कोशिश कर रही है ताकि हिंदुओं का एक राजनीतिक समुदाय के रूप में उदय हो। तो इस लिहाज से राहुल गांधी की बात सही है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उसकी आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन उससे राजनीतिक रूप से कैसे निपटा जाए, इसका कोई सिक्काबंद तरीका उन्होंने नहीं खोज पाया है। एक बात, मतलब दो बातें G20 से जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सारे देश के प्रतिनिधियों को, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे और कुछ देशों के विदेश मंत्री, उनको लेकर राजघाट गए। तो सोशल मीडिया पर हर जगह ये टिप्पणियां वायरल हो रही हैं, खासतौर पे यूट्यूब पे कई चैनलों पे मैंने देखा कि आखिर अंत में उनको गांधी के शरण में ही जाना पड़ता है, जबकि उनके कई सारे समर्थक या बहुत सारे समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं गांधी के खिलाफ। तो क्या ये एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी राजनीति है उसकी एक व्यवस्था को भी दिखाता है कि वो नहीं, देखिए, गांधी को तो 1974 से ही लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि गांधी का किसी तरह से अपने विचारों में और अपनी राजनीति में उनका विनियोग कर लें, उनको एप्रोप्रिएट कर लें। आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जब भारतीय जनता पार्टी नई नई बनी थी और वो उसके अध्यक्ष थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी विचारधारा ही गांधीवादी समाजवाद घोषित कर दी थी। इस बात पर कट्टरपंथी आरएसएस वालों को और हिंदुत्ववादियों को बड़ी आपत्ति हुई, लेकिन जब तक वो 1984 के चुनाव में जब तक वो बुरी तरह हार नहीं गए और तब तक वो अपने आप को गांधीवादी विचारधारा का ही पैरोकार वो कहते रहे। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती है कि गांधी को, अंबेडकर को, फुले को, इन सब लोगों को, उनको कहती है ये सब हिंदू चिंतक थे, ये हिंदू समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ कड़ी आलोचना करते थे। उस कड़ी आलोचना में हो सकता है कुछ बातें हमको बुरी लगें, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्टैंडर्ड लाइन है और इसके लिए वो इन तमाम चिंतकों को अपने मंच पे उनके चित्र लगाने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। और जहां तक गांधी जी की बात है, वो तो राष्ट्रपिता के रूप में उनकी छवि पहले से स्थापित है। तो गांधी जी को तो न तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी उनकी निंदा की, न किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक ने गांधी की कभी निंदा की, कम से कम अभी पिछले 25-30 साल की मैं बात कर रहा हूं। और नरेंद्र मोदी तो राजघाट पे जाने, उस पर माथा नवाने, ये सब लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे देखें। एक तो तरीका यह है कि
80 के दशक से पहले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम देखें, जहां पर गांधी विरोध की आवाजें और गॉडसे समर्थन की आवाजें अक्सर उठती रहती थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के समर्थकों के बीच में गॉडसे को मानने वाला एक छोटा सा तबका है और वो लगातार बीच बीच में इस तरह की बातें करता रहता है। यहां तक एक बार तो गांधी की मूर्ति पर नक रख के उस पर गोलियां भी चलाई गई थी। तो ये भी सब करके देखा गया था। तो बार बार गॉडसे की विरोधावली गाने वाले लोग हैं। लेकिन वो लोग हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अति अल्प मत में है और उनकी आवाज मुझे नहीं लगता कि दोनों संगठनों की आधिकारिक आवाज है। एक और बात ये हुई कि हालांकि ममता बनर्जी भी गई थी, लेकिन ज्यादा जोर नीतीश कुमार पर दिया गया और मीडिया में खबरें चलाई जा रही कि एक बार फिर से वो संभव है कि एनडीए में चले जाएं। प्रशांत किशोर ने भी इस तरह का बयान दिया। तो एक तो कि क्या इस तरह की कयासबाजी का कोई आधार हो सकता है? दूसरा, अगर नीतीश कुमार वहां जाते हैं तो उनका कोई राजनीतिक मूल्य बचेगा क्या? देखिए, होने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार और भाजपा को छोड़कर दोबारा तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिलहाल अभी आकलन करने पे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। इस वक्त वो इतनी दूर निकल आए हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन से ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इंडिया गठबंधन उनकी जो वहां तो भाजपा में उन्हें लगा था कि भाजपा उन्हें सत्ता से ही हटा देना चाहती है। इस प्रकार की योजनाएं भाजपा के अंदर बन भी नहीं थी। उसको उन्होंने पहले से भांप लिया और उनको पहले से ही पेशबंदी करके उन्होंने भाजपा के साथ अपना गठजोड़ तोड़ दिया उन्होंने। तो भाजपा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उन्होंने कर दिया। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चले जाएंगे। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन से तो उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके अस्तित्व को इंडिया गठबंधन की वजह से कोई चुनौती मिल रही है। इस सवाल पर बहुत नाजुक है। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व को कोई चुनौती मिलती है तो वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो इस आधार पर केवल भाजपा में नहीं आएंगे कि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक क्यों नहीं बनाया जा रहा है या इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इस आधार मैं तो मानता हूं कि इंडिया गठबंधन के बनने में जो एक दो लोगों का हाथ है, उसमें सबसे ऊपर नीतीश कुमार का हाथ है। वो भाजपा छोड़ने के बाद से लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये गठबंधन बने। मैं समझता हूं इस गठबंधन के 2-3 निर्माताओं का अगर नाम लिया जाए तो उसमें एक नीतीश कुमार होंगे। आगे हम ये देखेंगे कि इंडिया गठबंधन या फिर देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, कल के कार्यक्रम में या उसके बाद के कार्यक्रमों में भी। पर आज के कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं और अभय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। हमारी कोशिश होती है कि हम देश की राजनीति के बारे में आप तक ज़्यादा सुचिंतित, ज़्यादा सुविचारित टिप्पणियाँ पहुंचा सके। यहाँ पर रोज प्रोफेसर अभय दुबे हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देते हैं। अभय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। जरूर।